दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अब्दुल कादिर, आपके ज्ञान संगम चैनल पर लेकर के आया हूं अक्षांश और देशांतर रेखाएं। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि मानचित्र पर आप क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं देखा करते हैं, जिन्हें कहा क्या जाता है अक्षांश कहते हैं। यह रेखाएं क्षैतिज होती हैं और दूसरी रेखा को देशांतर कहा जाता है। अब दोस्तों आता है कि इन रेखाओं का विकास किस प्रकार हुआ, इसके विकास के बारे में जान लेते हैं। इसका विकास सर्वप्रथम हिप्पारकस महोदय द्वारा किया गया। हिप्पारकस महोदय ये है कौन? ये एक यूनानी भूगोलवेत्ता हैं। इन्होंने एक यंत्र खोजा था। इनके द्वारा खोजा गया यंत्र क्या था? खोजा गया यंत्र था एस्ट्रोलैब। याद रखिएगा दोस्तों, ये बार बार पूछा जाता रहता है। एस्ट्रोलैब है। यह एक वृत्ताकार यंत्र होता है और इस वृत्ताकार यंत्र के द्वारा एक रेखा जाल खींचते हैं किसी भी जो है मानचित्र के निर्माण के लिए, और वो रेखा जाल आपके अक्षांश और देशांतर रेखाएं कही जाती है। मगर एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, इन्होंने कभी भी जब ये रेखा जाल तैयार किए मानचित्र हेतु, तब इन्होंने कहीं भी अक्षांश और देशांतर रेखाओं का नामकरण नहीं किया गया था। ये रेखा जाल इन्होंने तैयार किया। ये रेखा जाल जो था बनाया कब गया पहली बार? तो 125 ईसा पूर्व में। कब बनाया गया? 125 ईसा पूर्व। अब रहा कि इसका उपयोग जो है मानचित्रों पर पहली बार इन्होंने किया, मगर इनका नामकरण नहीं किया। अब आता है इनका नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो इनका नामकरण जो है सबसे पहली बार टालमी महोदय द्वारा किया गया। टालमी महोदय यह एक रोमन भूगोलवेत्ता हैं और इन्होंने इसका विवरण भी जो है ज्योग्राफिया पुस्तक में दिया। अब ये जो अक्षांश देशांतर रेखाएं आप ऊपर नाम देख रहे हैं, ये नाम इन्हीं के द्वारा ही दिया गया था और इससे पहले कोई भी इन रेखाओं का नामकरण कहीं दिखाई नहीं देता है। अब ये रेखाएं कैसी हैं? तो दोस्तों ये अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखा हैं, अर्थात ये कहीं पृथ्वी पर दिखाई नहीं देती। काल्पनिक रेखा। अब रहा कि इन रेखाओं का कार्य क्या है। तो ये रेखा जाल पर आपने देखा कि जो है जो खींची गई रेखाएं हैं उसमें है कुछ उत्तर से दक्षिण खींची गई रेखा। ये उत्तर दक्षिण खींची गई रेखाएं दोनों ध्रुवों को आपस में मिलाती हैं और ये अर्धवृत्ताकार होती हैं। और दूसरी तरफ जो है ऐसी रेखाएं हैं जो पूर्ण वृत्ताकार होती हैं और उन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं। ये पूर्व से पश्चिम मान सकते हैं या पश्चिम से पूर्व मान सकते हैं। हमने पूर्व से पश्चिम मान लिया। अब इन रेखाओं को जो है उत्तर से दक्षिण जो खींची जाती है, ये क्या है? देशांतर रेखा है। और ये जो पूरब से पश्चिम खींची जाती है, इसे अक्षांश रेखा कहते हैं।
अब इन दोनों रेखाओं से क्या ज्ञात किया जाता है? तो इन दोनों रेखाओं के द्वारा, जैसे आपके अक्षांश रेखा के द्वारा, तो मौसम ज्ञात किया जाता है, और इन देशांतर रेखाओं के द्वारा समय एवं तिथि ज्ञात किया जाता है। समय एवं तिथि ज्ञात किया जाता है। अब देखते हैं हम लोग जो है कि ग्लोब का आकार कैसा होता है। देशांतर एवं अक्षांश रेखाओं के जाल से ही ग्लोब बनाया जाता है। ग्लोब, ये ग्लोब का आकार कैसे होता है देख लीजिए दोस्तों। इस पर यह उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर इस तरीके से यह आपकी देशांतर रेखा है, और इस तरीके से ये जो है अक्षांश रेखा हो। इस अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा पृथ्वी के दो हिस्से करती है। ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध और निचले वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अब इस तरीके से इस पर और बहुत सारी रेखाएं खींची जाती हैं। अधिकतम इस पर जो है इनकी रेखाएं की संख्या जो है 180 हो सकती है, और देशांतर रेखाएं जो होती हैं उनकी संख्या 360 हो सकती है। तो ग्लोब पर देख रहे हैं कि जो आपके जो है ये रेखाएं हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? ये देशांतर रेखाएं। ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हुई इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 360 होती है। दूसरी तरफ देख रहे हैं कि ये अर्धवृत्ताकार हमें दिखाई दे रही, पूर्ण वृत्ताकार होती हैं, और इन रेखाओं को क्या कहा जाता है? तीन रेखाओं को जो है देशांतर के बजाय अक्षांश कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें? अक्षांश रेखा, अक्षांश कहते हैं। अब इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या जो है 180 होती है। एक बार फिर देख लेते हैं। देशांतर की संख्या 360 होती है, अक्सर पूछा जाता रहता है, और आपके अक्षांश की संख्या 180 होती है। किंतु यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं कि ये ग्लोब में ही ये स्थिति नहीं होती है। यह स्थिति एक जो है समक्षेत्रफल वाले बेलनाकार प्रक्षेप पर ऐसा होता है। ग्लोब में इनकी संख्या कम होती है। अर्थात इनकी संख्या कितनी होती है ग्लोब पर? तो ग्लोब पर इनकी संख्या जो है 179 होती है। ठीक है दोस्तों, 179 होती है, और इनकी संख्या सेम बनी रहती है। अब रहा कि इसमें देख रहे हैं कि ये जो देशांतर रेखाएं अगर एक एक डिग्री पर खींची जाएं तब इनकी कुछ अपनी औसत दूरी होगी, और अक्षांश रेखाएं अगर खींची जाए तो इनकी भी कुछ अपनी औसत दूरी होगी। तो ये अक्सर पूछा जाता रहता है, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य की दूरी, अर्थात एक से दूसरे अक्षांश के मध्य की दूरी कितनी होती है?
तो 111.3 किलोमीटर, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम देखें कि जो देशांतर रेखाएं हैं, तो दो देशांतरों के मध्य की रेखा, दो देशांतर के मध्य की दूरी, अब ये दूरी उत्तर दक्षिण कम होती है, किंतु विषुवत रेखा पर ही सबसे अधिकतम होती है। तो विषुवत रेखा कितनी होती है, तो विषुवत रेखा पर 111.2 किलोमीटर होती है, ठीक है दोस्तों। ये अक्सर पूछा जाता रहता है। अब आता है आपके जो है कि ये जो ये रेखा देख रहे हैं, ये अक्षांश रेखा है और ये रेखा है देशांतर। अब इन जो है दो देशांतर और दो अक्षांश और दो देशांतर रेखा की ये जो बीच वाला क्षेत्र है, इसको क्या कहा जाता है, ये पूरा क्षेत्र, तो इसको जो है ग्रीड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ग्रीड कहा जाता है, ग्रीड कहते हैं इसको दोस्तों। इसके साथ इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपकी विषुवत रेखा है, फिर 23.5 डिग्री पर, फिर 66.5 डिग्री पर, इधर भी दक्षिण की तरफ भी 23.5 डिग्री एवं 66.5 डिग्री। इन रेखाओं का कुछ विशेष नामकरण किया गया है, जिसे हम आगे बता देंगे। धन्यवाद।